जी सर आ रही। तो आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है ये है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है। तो सही। बेसिकली आपको तो इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम की डेफिनेशन वगैरह की हद तक थोड़ा बहुत पता होगा। तो डाटा स्ट्रक्चर असल में आपके डाटा की अरेंजमेंट्स को, तरतीब को कहते हैं, ठीक है। कि आपने अपनी किसी भी मेमोरी के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर आपने अपने डाटा को किस तरह से, किस अरेंजमेंट से, किस तरतीब से वहाँ पे स्टोर करवाना है, इस चीज़ को डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने का मकसद, पर्पस, ज़रूरत क्यों होती है, ताकि जब दोबारा से आप अपने उस डाटा को एक्सेस करना चाहें तो आप आसानी से उस डाटा को सर्च कर सकें, आप आसानी से उस डाटा को रीड कर सकें, आप आसानी से उस डाटा को एडिट कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें। मीन्स दैट कि उस डाटा के ऊपर अगर आप किसी भी किस्म का कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वो आसानी से और टाइम सेविंग और एफिशिएंट अंदाज में आपका वो वाला प्रोसेस, चाहे वो डिलीट है, अपडेट है, एडिट है, जो भी है, वो सारा आसानी से इजीली परफॉर्म हो जाए। तो ये कब यानी ऐसा अवेलेबल होता है, जब आप किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होंगे, तो तब जाके आपका डाटा तरतीब में भी स्टोर होगा और आपके लिए भी आसानी होगी दोबारा से डाटा को ढूंढने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, जो भी आप ऑपरेशन करना चाहें, ठीक है। ये तो डाटा स्ट्रक्चर का एक तारुफ सा हो गया कि होता क्या है। उसके बाद एल्गोरिदम, एल्गोरिदम आपके पास क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम्स के। आपके पास आपकी एक प्रॉब्लम है कि आपके पास आपका एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मीडिया है, जिसके अंदर हज़ार फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, हज़ार बुक्स पड़ी हुई हैं। तो फिर वहाँ से आपने जाके ढूंढनी है कि आपके पास सपोज वहाँ पे तीनों प्रोग्राम गिवन है, एमसीएस के प्रोग्राम की बुक्स पड़ी हुई हैं, बीएससीएस की पड़ी हुई हैं, बीएसआईटी की पड़ी हुई हैं। और आपके लिए आपको एक कमांड दी जाती है, आपको एक यानी कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने बीएससीएस के चौथे सेमेस्टर का सब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर की जाके बुक आपने ढूंढ के उसको ओपन करना है, ठीक है। तो फिर जाके अगर तो वो आपके पास आपके उस स्टोरेज मीडिया के अंदर सारी चीज़ें एक ख़ास अंदाज में, एक तरतीब में, एक अरेंजमेंट में पड़ी होंगी, तो फिर तो आप उसको आसानी से ढूंढ लोगे और आसानी से उसको ओपन भी कर लोगे। कैसे? वो ऐसे कि जब आपके पास आपने एक फ़ोल्डर बनाया होगा बुक्स का, बुक्स के फ़ोल्डर के अंदर आपने 3 फ़ोल्डर बनाए होंगे, एक एमसीएस का, एक बीएससीएस का, एक बीएसआईटी का। तो आप बीएससीएस वाले में ज़ाहिर बात है एंटर होंगे। उसके बाद उसमें आपके पास मज़ीद 8 फ़ोल्डर्स पड़े होंगे या 4 फ़ोल्डर पड़े होंगे, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 8, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शन क्या की थी? बीएससीएस के चौथे सेमेस्टर की डाटा स्ट्रक्चर। फिर आप सेमेस्टर 4 वाले फ़ोल्डर के अंदर एंटर हो जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको 6 या 7 जो सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उस सेमेस्टर के अंदर, 5-6 सब्जेक्ट, सामने वही 5-6 बुक्स ही होंगी और ही आपको डाटा स्ट्रक्चर वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तो है एक तरतीब, एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदाज से कि आपने अपनी चीज़ को एक डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उसको ढूंढा है, सर्च किया है, ठीक है। अब अगर आपके पास वो डाटा स्ट्रक्चर ना हो, आप किसी भी डाटा को, अपने उस डाटा को किसी खास तरतीब में, किसी खास अरेंजमेंट में स्टोर नहीं करवाते, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास ये है कि आपके पास एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, उस फ़ोल्डर का नाम है बुक्स, उसके अंदर मज़ीद कोई फ़ोल्डर नहीं है, बीएससीएस का, बीएसआईटी का, एमसीएस का, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, कोई नहीं है फ़ोल्डर, किसी किस्म के कोई फ़ोल्डर नहीं है। बुक्स वाले फ़ोल्डर के अंदर ही आपके पास क्या है, तकरीबन 60, 70, 80 बुक्स पड़ी हुई हैं। फिर वहाँ से आपको डाटा स्ट्रक्चर ढूँढनी पड़ जाए, तो मेरे ख़्याल से ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा उस अंदाज़ से। फिर यहाँ पे आपको माइट भी पॉसिबल कि 60 की 60 बुक्स को देखना पड़े कि इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो तब जाके आपको कुछ वक्त लग सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है आपको डाटा स्ट्रक्चर की बुक को ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब आपके पास सारा डाटा एक खास तरतीब में, एक खास अरेंजमेंट में था, तो वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं आई। तो ये तो है डाटा स्ट्रक्चर। समझ आ गई ये बात की? ये कोई इशू है तो ये पूछें। है कोई बात? अब इसको देखें उसने क्या क्या हुआ है। डाटा स्ट्रक्चर्स आर द प्रोग्रामेटिक वे ऑफ स्टोरिंग डाटा सो दैट डाटा कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। डाटा को स्टोर करवाने का एक अच्छा तरीक़ाकार है, जिसके बाद अगर आप डाटा को दोबारा से यूज़ करना चाहें तो आप उसको एफिशिएंटली, आसानी से, बहुत ही जल्द अंदाज में उसको यूज़ भी करवा सकते हैं।
Almost every enterprise application uses various type of data structure in one or another way। यानी काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो मोस्टली क्या होती हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स को ही यूज़ कर रही होती हैं। डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने का मकसद क्या होता है, आपका टाइम का वेस्टेज ख़त्म हो जाता है और आपकी वर्किंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है। This tutorial will give you great understanding on the data structure needed to be understand the complexity of enterprise level and the need of algorithm and data structure। कि डाटा स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत पड़ती है, एल्गोरिदम की क्या ज़रूरत पड़ती है, इस सारे लेक्चर में सारी तफसील आपको पता चल जाएगी, इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद है वाई टू लर्न डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का जो सब्जेक्ट है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी। एज एप्लीकेशन आर गेटिंग कम्प्लेक्स एंड द डाटा रिच, जैसा जैसा कि एप्लीकेशन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं और डाटा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। देर आर थ्री कॉमन प्रॉब्लम्स दैट एप्लीकेशन फेस नाउ डेज। और जो बहुत बड़ी या बहुत फेमस तीन मुश्किलात हमें आती हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो है डाटा सर्चिंग, कि हमें डाटा स्ट्रक्चर सर्चिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जूँ जूँ डाटा ज़्यादा होता जाएगा, फाइल्स लाखों में, मिलियंस ट्रिलियंस में तादाद में होती जाएंगी, तो हमें कोई भी एक मखसूस फाइल ढूंढने में मसला आ सकता है। डाटा सर्चिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड क्या है, प्रोसेसर स्पीड की, कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब बहुत ज़्यादा डाटा आ जाएगा, उसके प्रोसेसर की स्पीड कम पड़ जाएगी उस चीज़ को ढूंढने के लिए, उस चीज़ के ऊपर कोई सभी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। जब एक कंप्यूटर को कहा जाए कि आपने 1000 फाइल में से ये वाली फाइल ढूंढनी है, और जब उसी कंप्यूटर को कहा जाए कि हाँ जी आपने 10 फाइल में से ये फाइल ढूंढनी है, तो मेरे ख्याल से 10 वाली में से उसका कम वक्त लगेगा और कम स्पीड लगेगी उसकी। और 1000 में से जब उसको ढूंढना पड़ेगा तो उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। प्रोसेसर की स्पीड डाउन हो जाएगी उसकी सर्चिंग करने करते तक, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल रिक्वेस्ट। मल्टीपल रिक्वेस्ट क्या है कि आपके पास आप एक वक्त में जब एक डाटा सर्च कर रहे होते हैं, तो तब जाके आपको उसी डाटा के लिए सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे तो आप मल्टीपल रिक्वेस्ट की जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसको भी हैंडल कर सकते हैं। कि एक से ज़्यादा अगर आपको कमांड दे दी गई हैं, तो फिर आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा काम भी एक ही वक्त में कर सकते हैं। एक ही वक्त में हमारा कंप्यूटर एक से ज़्यादा काम कर रहा होता है ना। एक वक्त में हमारे पास सामने हमने पीडीएफ की फाइल ओपन करके कुछ पढ़ रहे होते हैं और बैकएंड पे हमने साथ में ऑडियो में कोई म्यूजिक नात वगैरह लगाई होती है, तो दो दो चार चार काम एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। तो मल्टीपल रिक्वेस्ट वाली प्रॉब्लम जो है ये भी नहीं आती। कब नहीं आती, जब डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे होते हैं। थोड़ा सा इनको डिटेल में अब पढ़ लें, इसमें क्या लिखा हुआ है। डाटा सर्चिंग क्या होती है, कंसिडर एन इन्वेंट्री ऑफ 1 बिलियन आइटम ऑफ स्टोर। एक स्टोर है, उसके अंदर कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं जिनकी तादाद मिलियंस में है। इफ द एप्लीकेशन इज टू सर्च एन आइटम, अगर आप एप्लीकेशन को कहा जाता है कि आपको इस एक एलिमेंट आइटम ढूंढे, इट हैज़ टू बी सर्च एन आइटम इन द 1 मिलियन आइटम एवरी टाइम स्लोइंग डाउन द सर्च। और उस फिर एप्लीकेशन को फिर उस पूरी मिलियन के मिलियन डाटा में से वो वाला डाटा या वो वाला एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, स्पीड स्लो हो जाएगी। एज डाटा ग्रोज सर्च विल बिकम स्लोअर, जो जो डाटा बढ़ता जाएगा सर्चिंग स्पीड कम होती जाएगी। फिर है प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर स्पीड क्या है, जारी बात है ज़्यादा लोड होगा प्रोसेसर की स्पीड कम पड़ जाएगी, वर्किंग रेट स्लो हो जाती है। प्रोसेसर स्पीड ऑल्दो बीइंग वेरी हाई, वैसे तो बहुत ज़्यादा होती है, फॉल्स लिमिटेड, कम पड़ जाती है। कब, इफ़ द डाटा ग्रोज टू द बिलियन रिकॉर्ड्स, जब डाटा की तादाद क्या है, बिलियंस तक चली जाती है, तो तब प्रोसेसर की स्पीड भी डाउन हो जाती है। उसमें से उसको ढूंढने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम नहीं आती, खैर प्रॉब्लम यही आती है कि उसकी स्पीड कम पड़ जाती है। थर्ड वन आपके पास जो है वो ये है मल्टीपल रिक्वेस्ट। एज द थाउजेंड्स ऑफ द यूजर कैन सर्च डाटा साइमल्टेनियसली ऑन द वेब सर्वर, इवन द फास्ट सर्वर फेल्स व्हाइल सर्चिंग ऑन द डाटा। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब किसी भी बोर्ड का रिजल्ट आता है, 22 सरगोदा का या जिस भी बोर्ड का रिजल्ट आता है, 8वीं क्लास का, 11वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, सारी आवाम उसी दिन सुबह 10 बज के 10 मिनट पे ऑनलाइन बैठी होती है। हाँ जी, हमने रिजल्ट देखना है। और कुछ लोग जैसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह लेते हैं, 50% ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रॉपरली काम हो रहा होता है, 50% ऐसे बैठे होते हैं जिसके ऊपर यही आ रहा होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट इशू, मल्टीपल रिक्वेस्ट इशू, एरर 404। तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि उस वेबसाइट, जो वेबसाइट यानी आपके बोर्ड की वेबसाइट है, वो जिस सर्वर में पड़ी होती है, वो सर्वर इस काबिल नहीं होता कि वो एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट को एट द सेम टाइम हैंडल कर सके। वो 5,000 लोगों को तो रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन वो 10,000 लोगों को एक ही वक्त में रिजल्ट दिखा नहीं सकता। वो मल्टीपल रिक्वेस्ट, एक से ज़्यादा लोग जब उसको रिक्वेस्ट करते हैं, यानी 5,000 की बजाय 5,000 की बजाय 6,000 लोग उसको रिक्वेस्ट दे देते हैं,
तो उसकी वर्किंग क्या हो जाती है, स्लो पड़ जाती है और वो काम करना छोड़ जाता है और वो सिर्फ उन्हीं 5,000 लोगों तक ही महदूद रहता है। ठीक है, तो सॉल्व द अबव मेंशन प्रॉब्लम, इन ऊपर वाली प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए डाटा स्ट्रक्चर कम टू रिसोर्स। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम किस चीज़ की हेल्प लेते हैं, डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेते हैं। डाटा स्ट्रक्चर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ डाटा स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट ऑल द आइटम में नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी द सर्च। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें डाटा कुछ इस तरतीब से रखा जाता है कि आपको इतनी ज़्यादा सर्चिंग करनी नहीं पड़ती, बल्कि आसानी से आप उस डाटा पे फौरी तौर पे पहुंच जाते हैं। एंड द रिक्वायर्ड डाटा कैन बी सर्च ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और जो आपके रिक्वायर्ड डाटा होता है आप उसको आसानी से और बहुत जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं जब आप डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन, साथ साथ बेशक ज़रूर आप पूछें। दानिश, जी सर। कोई इशू अभी तक जो बातें कही है अगर समझ ना आई हो तो? मैं पूछ रहा हूँ अभी तक जो पढ़ा है उसकी समझ आ गई है ना? जी सर, थोड़ी बहुत है ये। इसमें क्या मसला है यार, थोड़ी बहुत, अभी कोई मुश्किल काम आई नहीं है। अभी इससे आगे क्या क्या मुश्किलात आने वाली हैं, अभी तो बच्चों वाली बातें हैं। आसान है सर जी, बहुत ज़्यादा बहुत समझ ज़्यादा, आ गई है। बहुत ज़्यादा आसान है जी बच्चे। नेक्स्ट है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो है ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एल्गोरिदम किसको कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार को कहते हैं। किस चीज़ का तरीकाकार, ठीक है सर। किसी प्रॉब्लम को दूर करने का, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अपने माइक म्यूट रखें बच्चे ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। Which defines a set of instruction to be executed in certain order to get a desired output। कुछ मखसूस आउटपुट देने के लिए आप अपनी कुछ इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करते हैं और उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमें हमारा वो रिजल्ट मिल जाए। आप कोड लिखते हो इंट ए इज इक्वल टू 2, इंट बी इज इक्वल टू 4 एंड इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और सी में रिजल्ट आपको क्या मिल जाता है, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 मिल जाता है। तो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। स्टेप बाय स्टेप आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि बाद में आप एग्जीक्यूट करवाते हैं। किसके लिए, आप अपनी मर्जी की, मर्जी से मुराद ज़रूरत की, ज़रूरत की जो भी आप आउटपुट लेना चाहते होते हैं उसी के मुताबिक ही आप अपनी इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम्स कहते हैं। एल्गोरिदम आर जनरली क्रिएटेड इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग लैंग्वेज। अब एल्गोरिदम जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो किसी भी लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। आप एल्गोरिदम लिख दिया ना, वो एल्गोरिदम लाजमी नहीं है कि वो सी लैंग्वेज के लिए, वही एल्गोरिदम सी लैंग्वेज वाला भी यूज़ कर सकता है। वही एल्गोरिदम आपके पास क्या है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज वाला भी यूज़ कर सकता है, जावा लैंग्वेज वाला भी यूज़ कर सकता है। एल्गोरिदम बेसिकली कोड नहीं होता, एल्गोरिदम बेसिकली इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें आप अपना वही काम बता रहे होते हैं कि आपने करना क्या है। पहला स्टेप लिखेंगे स्टार्ट नेट बीन्स, स्टार्ट टर्बो, स्टार्ट बोरलैंड। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एनी टू वेरिएबल्स, डिक्लेयर थ्री वेरिएबल एंड इनिशियलाइज एनी टू वेरिएबल्स। फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ऐड बोथ वेरिएबल्स। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, स्टोर द वैल्यू इनटू द थर्ड वेरिएबल। और लास्ट में क्या लिखेंगे, डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, डिस्प्ले थर्ड वेरिएबल, जो भी आपका सी था या डी था जो भी था। तो ये क्या होते हैं, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स बना के लिखने को क्या कहते हैं, एल्गोरिथम्स कहते हैं। From the data structure point of view, following are the some important categories of algorithm। जो मोस्टली एल्गोरिदम लिखे जाते हैं जब हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं, तो तब आपके पास मेजर जो काम आपने करवाने होते हैं वो आपके काम यही होते हैं। ये तो आपने सर्चिंग करवानी होती है, या तो फिर आपने सॉर्टिंग करवानी होती है, किसी चीज़ को तरतीब लगाना होता है, या कोई नया डाटा इंसर्ट करवाना होता है, या उस पहले वाले डाटा को अपडेट करना होता है, या पहले से पड़ी हुए डाटा में से किसी डाटा को रिमूव करना होता है, डिलीट करना होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सर्च के लिए वो क्या कहता है, एल्गोरिदम टू सर्च एन आइटम इन डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वही बात कह रहा है। मतलब मेजर जो आपने चार पांच डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी मेमोरी के अंदर पड़े हुए डाटा के ऊपर आप यही ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं ना। जब आपके पास एक मेमोरी में 100-200 फाइल्स बुक्स पड़ी हुई हैं, या तो आप उसके अंदर जाके सर्चिंग करोगे किसी बुक के लिए, या फिर उनको तरतीब लगाओगे, या कोई और दो चार बुक्स ऐड करोगे, या पहले से पड़ी हुई बुक्स के नाम अपडेट कर दोगे, या कोई 5-7 बुक्स उसमें से रिमूव कर दोगे। मोस्टली यही आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर, किसी भी मेमोरी के अंदर पड़े हुए डाटा के ऊपर आप यही वाले ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ये दरम्यान में कुछ स्पिक कर रहा हूँ,
ये आगे बहुत बात की बातें हैं जिन्हें हम इसको बाद में रीड करेंगे डिटेल में। उसके बाद है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर की क्या खसूसियात होती हैं? सबसे पहली खसूसियत उसकी ये होती है कि करेक्टनेस, यानी इसमें जो भी डाटा होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का कोई भी खदशा नहीं होता। डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन शुड इम्प्लीमेंट इट्स इंटरफेस करेक्टली, यानी अगर आप उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जाके सर्चिंग करना चाहें, उस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जाके आप अपडेट करना चाहें, वहाँ पे जाके कोई डिलीशन करना चाहें, तो वो तमाम तरह काम आसानी से हो सकते हैं। अगर नंबरिंग वहाँ पे हुई पड़ी है कि वहाँ पे 100 फाइल्स पड़ी हुई हैं, आप उसमें से जाके 2 फाइल डिलीट कर देंगे तो वो नंबरिंग 98 तक आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि फिर भी 100 तक पड़ी जाए और 2 फाइल्स गायब हो जाएं, ठीक है? तो करेक्टनेस होती है उसमें। फिर है आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी। रनिंग टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। जब आप डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जितना भी डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है, और उस डाटा को जाके चाहे आप सर्च कर रहे हैं, चाहे अपडेट कर रहे हैं, चाहे डिलीट कर रहे हैं, वो कम से कम वक्त लगेगा, स्मॉल टाइम उसके ऊपर लगेगा, जितना कम हो सकता है उतना ही कम लगेगा। अब डाटा डाटा स्ट्रक्चर के अंदाज में स्टोर नहीं पड़ा तो जारी बात है फिर उस पर तो टाइम लगेगा। थर्ड वन आपके पास आ जाती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे है? मेमोरी यूजेज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन शुड बी एज लिटल एज पॉसिबल। अब इसकी भी मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं कि आपके पास एक छोटा सा कैबिन है बुक्स रखने के लिए। अब उसमें वैसे आपके घर में आपके पास कोई आप 15-20 बुक्स पड़ी हुई हैं, आपने उनको वैसे उठा के उस कैबिन के अंदर फेंक दिया और उसमें से 10 बुक्स उस कैबिन में आ गई, लेकिन बाकी 5 बुक उसके अंदर ना आई, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऐसा न करता और उसमें डाटा को वहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर वाली टेक्नोलॉजी अप्लाई करता। डाटा स्ट्रक्चर क्या था? अरेंजमेंट ऑफ डाटा। मैं वहाँ पे अपने डाटा को, अपनी उन बुक्स को अरेंज करके रखता, तरतीब लगा के रखता, तो फिर शायद 15 तो क्या 20 बुक्स भी उस बॉक्स के अंदर, उस कंटेनर के अंदर, या वो जो भी आपका कैबन है उसके अंदर 20 बुक्स भी आ सकती हैं, ठीक है? मतलब उसके अंदर कैपेसिटी 20 की है और आपने डाटा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया और उसके अंदर वैसे ही बगैर किसी तरतीब के बेहंगाम अंदाज में चीज़ें फेंकना शुरू कर दी हैं, तो शायद वो 17 18 16 बुक्स आ जाएं, बाकी 4-5 बुक्स के लिए जगह ही ना बचे। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास स्पेस की प्रॉब्लम भी आ सकती है जब आप डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करोगे। जब डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो स्पेस वाली कम्प्लेक्सिटी जो प्रॉब्लम है जगह वाली, वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी जब डाटा तरतीब से आएगा तो उसके लिए जगह की कोई मतलब मुश्किल दुश्वारी नहीं पैदा होगी। उसके बाद ये नीड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर या वाई वी यूज डाटा स्ट्रक्चर, अभी हमने देखा था। ये वाई टू लर्न डाटा स्ट्रक्चर, इसमें भी यही था, डाटा सर्चिंग, प्रोसेसिंग स्पीड। वाई टू लर्न या नीड एक ही बात होती है, वो चीज़ दोबारा रिपीट कर रहा है वो, ठीक है? उसमें भी यही चीज़, नीड में भी यही लिखा है, डाटा सर्च क्या होती है, प्रोसेसर स्पीड क्या होती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट क्या होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एग्जीक्यूशन केसेस। एग्जीक्यूशन टाइम केसेस मींस कि आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के वक्त जो आपको टाइम लग रहा होगा, वो टाइम को उसने किस अंदाज में और कितने कैटेगरीज में उसने उसको डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है? तो एक तो है, सपोज मैं आपको रियल वर्ड जनरली कहता हूँ कि आपके पास 20 बुक्स पड़ी हुई हैं कैबन में, आपने उसमें से कोई सी भी बुक ढूंढनी है और आपके पास आपका डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू अगर डाटा पड़ा हुआ है तो आप जल्दी से उसको ढूंढ लोगे, उसके ऊपर टाइम बहुत कम लगेगा, तो अब हम उसको कह देंगे कि ये बेस्ट केस है हमारे लिए। अगर हमारे पास डाटा बेहंगम पड़ा हुआ है, बगैर किसी तरतीब के, कोई डाटा स्ट्रक्चर हमने फॉलो नहीं किया, एवं ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, फिर वहाँ से अगर हम कोई भी बुक ढूंढने जाएँ तो शायद हमें बुक आसानी से ना मिले और उसके ऊपर हमें 5-7 मिनट लग जाएं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे लिए वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस मीन मुश्किल या बदतरीन केस इसको कह सकते हैं, ठीक है? जिसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। अगर वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है, वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, तो वो क्या है? वर्स्ट केस है। अगर वक्त बहुत ही कम लग रहा है और आपको बहुत जल्दी से चीज़ें मिल रही हैं, डाटा स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है, फिर वो आपके लिए क्या होगा? बेस्ट केस होगा। और थर्ड वन बचती क्या है कि दरमियाना, एवरेज केस, जिसमें ना तो ज़्यादा वक्त लगे ना कम वक्त लगे, वो आपके लिए क्या होता है? एवरेज केस होता है। इसको वैसे थोड़ा सा रीड भी कर लें बेशक, इसमें क्या लिखा हुआ है? वर्स्ट केस, दिस इज द सिनेरियो वेयर द पर्टिकुलर डाटा This is the scenario where data structure operation takes maximum time it can take। जिस ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जितना भी ले सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? हमारे लिए ये वर्स्ट केस है।
If an operation of a worst case time of fn, then operation will not take more than fn time where fn represents function of n। ये उसने कोई सा भी एक मैथमेटिक्स का वेरिएबल दे दिया है, इसको यहाँ से इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने यही ध्यान में रखना है और इसी मतलब यही बात माइंड में रखनी है कि आपके पास जो वक्त ज़्यादा दे रहा होगा, जिस चीज़ को ढूंढने में ज़्यादा वक्त लग रहा होगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म, अब लाजमी नहीं हम चीज़ को ढूंढ रहे हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं, हम जाके कोई और डाटा ऐड करवा रहे हैं, हम वहाँ से कोई डाटा रिमूव करवा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वहाँ से जाके डाटा को अपडेट कर रहे हैं। सिर्फ एक काम सर्चिंग वाला नहीं है, वो भी हमने देखे है ना, सर्चिंग, अपडेशन, डिलीशन, इंसर्शन, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो मुख्तलिफ ऑपरेशन है, जो जो भी हम अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। एवरेज केस में ना तो ज़्यादा वक्त लगता है ना ही कम वक्त लगता है। डेप्रिसिएटिंग द एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे एवरेज टाइम लगता है। बेस्ट केस में क्या होता है, दिस इज द सिनेरियो डेप्रिसिएटिंग द लीस्ट पॉसिबल एग्जीक्यूशन टाइम, कम से कम जो भी वक्त लगता है, उसी वजह से इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, बेस्ट केस कहते हैं। ठीक है।